हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन वन जीके। सो आज हम पॉलिटी की वीडियो स्टार्ट करेंगे फॉर एपकेट 1 2026। सबसे पहले वी हैव टू सी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी डिमांड कब रेज हुई थी। ठीक है, सो 1934 में आइडिया दिया गया था कि इंडिया को ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, और ये आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड किया था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। क्यों? बिकॉज हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ विच हम इंडिया में रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट कर पाए ताकि हम इंडिया को गवर्न कर सके। ठीक है, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, उसमें हमें सिर्फ इंडियंस ही चाहिए। ठीक है, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस, इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे कि हमें कोई भी ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए। और ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो आज के टाइम पर होता है वोटिंग। ओके, 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की थी ये डिमांड, और उसको बोला जाता है अगस्त ऑफर। 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स he came to India with a draft proposal on the framing of an independent constitution. The Cripps proposal was rejected by the Muslim League. अब ये मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया था? बिकॉज उनको पाकिस्तान बनाना था और उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा था, इस वजह से ये रिजेक्ट हो गया था। एंड नाउ इन 1946 एक कैबिनेट मिशन आता है टू वर्क आउट ऑन द डिटेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। सो ये प्रोसेस है कि कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कौन से साल में क्या हुआ, और कैसे हम अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ बढ़े। अब कॉम्पोजिशन क्या थी? टोटल स्ट्रेंथ जो थी दैट वाज 389, जिसमें से 296 सीट्स दैट वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, और 93 जो थी दैट वर गिवन टू द प्रिंसली स्टेट्स। अब जो 296 सीट्स थी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, उसमें से 292 मेंबर्स दे वर ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। Seats allotted to each British province were to be divided among 3 principal communities, और वो communities कौन सी थी? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल जिसमें सारे आ जाएंगे एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख। The Constituent Assembly included all important personalities of India at that time, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, उसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे, परमानेंट कौन थे? सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर। ओके, इस वजह से उन्हें टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था असेंबली का। लेकिन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे आफ्टर इलेक्शंस? ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे हमारे असेंबली के, एंड दे वर H.C. मुखर्जी एंड B.T. कृष्णमाचारी। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस इन द असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक बेसिस है जिसकी वजह से हमारा आज जो प्रीएम्बल हम देखते हैं ना, वो बना है। सो पूछा जाता है कि प्रीएम्बल कौन से बेसिस पर बना गया है? दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और वो दिया किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंबर्स कौन कौन से थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी दैट वाज सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947। 7 टोटल मेंबर्स थे इसमें, इंक्लूडिंग द चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाकी 6 कौन थे? एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्णमस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सहदुल्ला एंड माधव राव। एन माधव राव ने रिप्लेस किया था B.L. मित्तल को, हु रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इशू, एंड T.T. कृष्णमाचारी ही रिप्लेस D.P. खैतन, हु डाइड इन 1948। अब 2 चीजें आती है कि एडॉप्ट कब किया गया और एनफोर्स कब किया गया। ठीक है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर पूछा जाए कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया, सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है,
ये डेट आएगी, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ या लागू कब हुआ? सो वो था रिपब्लिक डे, ठीक है, 26 जैन 1950 को। इस वजह से तो हम रिपब्लिक डे मनाते, ठीक है। सो द मोशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड पास ऑन 26 नवंबर 1949 और 299 जो मेंबर्स थे उसमें से सिर्फ 284 प्रेजेंट थे और उन्होंने ही साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पर। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स थे जो अभी अमेंडमेंट से बढ़ गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम बोलते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर मॉडर्न मन्नू। अब अभी मैंने बताया आपको ना अडॉप्ट कब हुआ था, फोर्स में कब आया? फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी क्यों चूज किया था? बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे इन 1930 द पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द लाहौर सेशन ऑफ INC, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि हमारा सील क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो एलिफेंट था, ठीक है। B.N. राव हमने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट करे थे और ये बाकी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ देख लेना कि किसने लिखा था, ठीक है। कैलीग्राफर कौन थे? ही वॉज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो किसने बनाई थी, ठीक है, ये सब लिखा है, आप पढ़ लेना। अब कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म करे गए थे, जैसे इट रेक्टिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। हमने अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? जुलाई 22 1947। अब नेशनल एंथम जन गण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये दो हमने अडॉप्ट करे थे 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कब बनाया था? 24 जनवरी 1950 को। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके टोटल 11 सेशन थे ओवर 2 years 11 months एंड 18 days। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ना बहुत सारे फीचर्स दूसरे कंट्रीज से बोरो किए हैं और एग्जाम्स में रिपीटेडली ये पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ हमने किस कंट्री से बोरो की है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल की स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, एमरजेंसी के प्रोविंशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें बोरो की है। अब ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या किया है? जो भी पार्लियामेंट्री वाली चीज़ें थी ना वो हमने ब्रिटेन से की है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेरोगेटिव रिट्स जो 5 है हम पढ़ेंगे आगे, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। फिर यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रीएम्बल, ये सब हमने कहाँ से लिया है? US से लिया है। आयरिश से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से DPSP लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, ठीक है, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कनाडा में कौन सी चीज़ें ली है? जहाँ पर ना सेंटर स्ट्रांग है वो सारी चीज़ें हमने कनाडा से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लीज लिया है, जॉइंट सीटिंग ली है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन लिया है फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब USSR, रशिया से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो प्रीएम्बल में है ना आइडल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो चीज़। फ्रांस से हमने रिपब्लिक का अपना कॉन्सेप्ट लिया है और जो 3 और चीज़ें हैं ना प्रीएम्बल में अपार्ट फ्रॉम जस्टिस, दैट्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, वो हमने फ्रांस से ली है। साउथ अफ्रीका से हमें प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन हमने आयरलैंड से लिया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। एंड जापान से हमने लिया है कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना। प्रीएम्बल को बोला जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया है, मैंने बताया आपको ऑलरेडी ऊपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूव करा था। और आज तक प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976, और 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में, विच इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ओके। एंड द प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1947। इसका मतलब है कि मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, अडॉप्ट होना और एनफोर्स करना। अडॉप्ट हमने 26 नवंबर 1949 को करा था, बट एनफोर्स हमने कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो हमारा प्रीएम्बल था ना वो हमने अडॉप्ट और एनफोर्स दोनों ही 26 को ही कर दिया था, ठीक है।
अब ये स्केड्यूल्स आ गए, ठीक है। स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था अभी ऊपर, तो टोटल 8 थे ना ओरिजिनली, और 4 और ऐड हुए हैं अमेंडमेंट से। सो अब टोटल कितने हो गए? 12। सो ये आपको बाय हर्ट होने चाहिए कि कौन से स्केड्यूल में क्या चीज़ है। फर्स्ट में क्या आता है? नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी। सेकंड में अलाउंसेस वगैरह हमारे मिनिस्टर्स के। थर्ड में ओथ आती है। फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। अब ये क्यों आती है? क्योंकि राज्यसभा में सीट्स कैसे जाती है? जो भी होता है ना, जितना पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से, ठीक है। सो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो राज्यसभा में यूपी की सीट सबसे ज़्यादा है। अब नॉर्थ ईस्ट में जैसे गोवा भी हो गया साथ में, और नॉर्थ ईस्ट के जैसे स्टेट्स है ना, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर 1 या 2 सीट्स होती है, ठीक है। फिफ्थ में आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। और सिक्स्थ में सिर्फ 4 स्टेट्स के आते हैं, दैट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सेवेंथ में पावर की डिवीजन होती है कि यूनियन कौन सी चीज़ें संभालेगा, स्टेट कौन सी संभालेगा, और साथ में मिलकर कौन सी करेंगे ये लोग कंकरेंट लिस्ट में। 8 में आती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब बाकी 4 ऐड हुए हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट से हमारा 9th स्केड्यूल ऐड हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स। 52nd अमेंडमेंट से 10th स्केड्यूल विच इज एंटी डिफेक्शन लॉ। 73rd अमेंडमेंट से पंचायत, 11th स्केड्यूल एंड 12th स्केड्यूल। 74th अमेंडमेंट से म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में क्या है? पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी है, 2 में सिटीजनशिप है, 3 में फंडामेंटल राइट्स है, 4 में डीपीएसपी है। पार्ट 4 ये बाद में ऐड हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd से। 5 में यूनियन है, 6 में स्टेट है, अब 7 रिपील हो चुका है, 8 में यूनिटीज है, 9 में पंचायत, 9A में म्यूनसिपैलिटीज, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये बाद में ऐड हुआ है 97 अमेंडमेंट एक्ट से। 10 में स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है। 11 में है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 12 में फाइनेंस की चीज़ें हैं। 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स है। 14 में सर्विसेज जो आप की होती है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, IPS वगैरह, वो। 14A में ट्रिब्यूनल्स। 15 में इलेक्शन। 16 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस गए हैं कुछ सर्टेन क्लासेस को, वो चीज़ें। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। 18 में इमरजेंसी है। 19 मिसलेनियस है, जो बाकी कहीं फिट नहीं हुआ वो 19 में कर दिया। 20 में अमेंडमेंट्स है। 21 में टेम्पोरल, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, एंड 22nd में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स। अब पार्ट वाइज हम जाएंगे और फटाफट से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही देखेंगे। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है। सो बेसिकली आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसके बीच में आता है। आर्टिकल 1 जैसे हमें नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 में है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। बट 3 में क्या है कि हम फॉर्म कर सकते हैं न्यू स्टेट को, बट ऑल्टर भी कर सकते हैं बाउंड्रीज उनकी। और आर्टिकल 4 में दिया गया है कि पार्लियामेंट को ही राइट है सब कुछ मॉडिफाई करने का। अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि भारत जो वर्ड है ना, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो आर्टिकल 1 में ही है, इंडिया दैट इज भारत वैसे लिखा गया है। इट्स डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than a federation of states. Currently 28 states है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब जब इंडिया में पार्टीशन हो गया था और हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, उसके बाद ना स्टेट्स बनाने थे। तो स्टेट्स बनाने के लिए डिफरेंट कमिटीज आई। सबसे पहली कमेटी थी धार कमीशन। इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SK धार, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर करना चाहिए। फिर आती है JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। उन्होंने भी रिजेक्ट किया था कि हमें लैंग्वेज को बेसिस नहीं बनाना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन का। बट फिर भी 1953 में पहला स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पर बना था, दैट वाज आंध्रा स्टेट। ओके, आंध्रा स्टेट। एंड लास्टली आती है फैजल अली कमीशन। वो भी 3 मेंबर बॉडी थी, चेयर्ड बाय फजल अली विद KM पनिकर एंड HN कुंजरू। उन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट उन्होंने बोला था कि एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं होना चाहिए। मतलब अब सारे मराठी स्पीकिंग पीपल महाराष्ट्र में नहीं होंगे, राइट। सो 1 लैंग्वेज 1 स्टेट मना कर दिया था। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 2 सिटीजनशिप।
अब 5 से लेके 11 तक इसके आर्टिकल्स हैं। 5 में बोला गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6 में बोला गया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके आर्टिकल 6 में है। जो पाकिस्तान चले गए हैं उनके आर्टिकल 7 में है। 8 में है जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन बाहर रहते हैं इंडिया के। 9 में है जिन्होंने दूसरे फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली तो अब वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं। एंड 10 में है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप और 11 में है कि पार्लियामेंट को पूरा राइट है रूल बनाने का विद रेस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन को बोला गया था सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पहला, जिनका जन्म इंडिया में हुआ है या पेरेंट्स दे वर बोर्न इन इंडिया और रेसिडेंट फॉर 5+ ईयर। फिर जो पाकिस्तान से वापस आए हैं, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया ओरिजिन, माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई और माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई एंड रजिस्टर्ड आफ्टर 6 मंथ्स रेजिडेंस। फिर जो पाकिस्तान चले गए बट फिर आ गए 1 मार्च 1947 से, एंड कुछ अनडिवाइडेड इंडियन ओरिजिन के रिसाइडिंग एब्रोड एंड रजिस्टर्ड बाय इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे हम सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कैसे छोड़ सकते हैं। सो एक्वायर करने के 5 तरीके हैं, जैसे बर्थ हो गया, फिर डिसेंट से हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, या फिर कोई भी टेरिटरी को इंडिया ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है उस वजह से हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव द फंडामेंटल राइट्स। ये पार्ट 3 में आता है और हमने यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इसको लिया है। ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। इन्हें हम मैग्ना कार्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं एंड दे आर जस्टिसिएबल। मतलब अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है दैट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 जो कि फाइनेंस वाला है, ठीक है। अब करेंटली हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, cultural and educational rights article 29-30 and right to constitutional remedies which is article 32। अब जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तब डायरेक्टली सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। ये दो नहीं होंगे, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। और जब भी इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 जो है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। अब जो राइट टू इक्वालिटी है इनमें आर्टिकल 14 है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। 15 में बोला गया है कि हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीज़ें बोली गई है। 16 में बोला गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मतलब जो भी आपके मिलिट्री टाइटल्स होते हैं ना, फ्लाइंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, ये रहेंगे और जो डॉक्टरेट वाले टाइटल्स होते हैं ये रहेंगे। बाकी जो महाराजा वगैरह प्रीवियसली यूज होते थे वो उसको एबॉलिश कर दिया गया था। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम। अब ये आर्टिकल 19 आपने देखा था ना, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, तो इसमें ना 6 राइट्स दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन ऑफ और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और हम कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं कहीं भी। अब जो आर्टिकल 20 है इनमें 3 चीज़ें बोली गई है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है कि आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो उस चीज़ की सज़ा 3 इयर्स थी, ठीक है, बट अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको 5 साल कर दिया है बढ़ाकर। बट जब आपने वो चीज़ की थी तो 3 साल थी ना, तो आपको 3 साल वाली ही मिलेगी, 5 इयर्स वाली नहीं मिलेगी, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपने एक बार क्राइम किया, आपको उसकी सज़ा मिल गई, अब दोबारा आपको उसी सेम पर्टिकुलर क्राइम की सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब आपने अगर सपोज चोरी की तो पुलिस ने आपको पकड़ा और आपको सज़ा मिल गई, अब दोबारा पुलिस आपको देख के फिर से अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप खुद के विटनेस नहीं बन सकते। आर्टिकल 21 में आता है राइट
राइट है हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का हमें, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 21A 86 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब 22 आर्टिकल में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। दो तरीके के होते हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में बोला है पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, जो रेगुलरली होता है, पहले उसने कमिट किया क्राइम और फिर हम उसको पकड़ कर ले गई पुलिस, ओके, फिर उसको जो भी सजा वगैरह मिली। प्रिवेंटिव मतलब पुलिस को ऐसा लगता है कि वो कुछ क्राइम कर सकता है, सो करने से पहले उसको अरेस्ट कर लिया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। और 24 में है कि हम चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज वगैरह में एम्प्लॉय नहीं कर सकते बिलो 14 ईयर्स एज। 25 से 28 तक क्या है, हमारी रिलीजन से लेकर है। 25 में है कि हम फ्रीली अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, 26 में लिखा गया है। 27 में है कि कोई भी हमें टैक्स नहीं देना होगा रिलीजियस चीज़ों के ऊपर। एंड 28 में है कि हम फ्रीली अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रिलीजियस जो भी वर्कशॉप वगैरह है वो कंडक्ट कर सकते हैं। कल्चरल एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। और 30 में है कि माइनॉरिटीज अपना इस्टेब्लिश कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें हमारी रिट्स आती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स रिट्स 5 तरीके की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। 33 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, मतलब डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कुछ राइट्स को कर्ब कर सकते हैं। 34 में है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। और 35 में है कि लेजिस्लेशन के पास पूरा कंट्रोल है। अब जो 5 रिट्स है दैट्स हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यू वारंटो। हैबियस कॉर्पस क्या बोलते हैं कि ये कोर्ट इशू करता है टू अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनदर पर्सन अनलॉफुली, ठीक है, और ये पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू हो सकता है। मैंडेमस में होता है कि ये हायर कोर्ट एक पब्लिक ऑफिशियल को करता है इशू आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, जो उन्होंने परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया है। अब ये प्राइवेट से तो कुछ लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को, आइदर इट शुड बी अ गवर्नमेंट बॉडी और अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ओके, और अ कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी हैव प्रोहिबिशन, इसमें एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को अपना जुडिस्टिक्शन देने से प्रोहिबिट कर देता है, तो ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए है। सर्टियोरी ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है, बोलता है कि तुम एक केस जो तुम्हारे पास पेंडिंग है वो हमें भेज दो, या फिर अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है तो उसको स्क्वाश कर सकता है। क्यू वारंटो इसका मतलब है कि कोर्ट पूछ सकता है कोई भी पर्सन से कि एक पब्लिक ऑफिस में अगर उसने कोई पोजीशन होल्ड की है तो वो लीगली उसके लिए है या नहीं है, मतलब एनक्वायर द लीगलिटी और क्लेम ऑफ ए पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। अब पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। और DPSP हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से, ओके। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे, वैसे DPSP होती है गवर्नमेंट के लिए, सो ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट ये फॉलो करे तो हमारी जो पॉलिसीज वगैरह या लॉज इनेक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब अगर ये इसको कोई वायलेट करता है DPSP को तो हम कोर्ट नहीं जा सकते इसको लेकर। 3 तरीके के कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सोशलिस्ट, गांधीनियन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। 42nd अमेंडमेंट से 4 नए DPSP ऐड किए गए हैं, आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A, और 97 से एक किया गया है विच इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आप ये प्लीज़ सारा गो थ्रू कर लेना, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं DPSP के, कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। 39A में क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, ठीक है। 40 में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। अब 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 44 काफ़ी बार पूछा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और 51 भी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
पार्ट 4A में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए थे, वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए होते हैं, ठीक है। ये इनिशियली पार्ट नहीं थे, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है और 10 ड्यूटीज थे तब, और इसको रिकमेंड करा था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक है। और एक और ड्यूटी ऐड हुई है बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट, और अभी टोटल 11th ड्यूटीज है हमारी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अब हम पार्ट 5 देखते हैं, विच इज़ द यूनियन। आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आता है। अब यूनियन मतलब क्या? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है इंडियन स्टेट का, उन्हें हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। अब कौन कौन प्रेसिडेंट के लिए वोट डालता है? पहला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की यूटीज, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, यही प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो पार्ट कौन नहीं लेता? नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेते स्टेट्स के या फिर पार्लियामेंट के। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ना, वो सिर्फ 6 स्टेट्स में है, इस वजह से ना ही उसके इलेक्टेड और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी नहीं लेते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक वोट, और सीक्रेट बैलॉट से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट एंड डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगी। 5 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, और अगर प्रेसिडेंट को उससे पहले रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन देगा। अब हम प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकते हैं, राइट। ये हमने देखा था ना, हमने यूएसए से ली है ये वाली चीज। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच हम कैसे कर सकते हैं? कोई भी हाउस में ये चीज स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। चार्जेस को 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस से साइन लेना पड़ेगा, 14 डेज का नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट को। और इम्पीचमेंट के लिए ना हमें मेजॉरिटी चाहिए है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितने भी टोटल है उसके 2/3। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन द चार्जेस, तो फिर इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास हो जाएगा बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। तो इम्पीचमेंट में कौन पार्ट लेता है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, ओके। इसमें नॉमिनेटेड भी लेते हैं, इलेक्टेड तो लेते ही लेते हैं। बट जो बाकी थे ना, जो इलेक्शन में आते हैं, जैसे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के, यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये कोई भी पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब कुछ पावर्स होती है प्रेसिडेंट की। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। जब भी हम कोई भी बिल वगैरह देते हैं ना प्रेसिडेंट को, तो उसकी उनके पास कुछ पावर्स होती है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि वो विथहोल्ड कर सकते हैं अपने असेंट को। सस्पेंसिव वीटो मतलब उन्होंने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया। बट मनी बिल के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। हम आगे देखेंगे मनी बिल क्या है। पॉकेट वीटो में क्या है कि ना ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही वो अपनी असेंट दे रहे हैं, सिंपली उन्होंने अपने पास रखा हुआ है पेंडिंग, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई वीटो नहीं होती। अब पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये 72 आर्टिकल में आती है। 5 तरीके की होती है। पार्डन मतलब फ्री कर देना कंप्लीटली सारे चार्जेस से। कॉम्यूटेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, लाइटर फॉर्म में पनिशमेंट को कन्वर्ट कर देना। रेमिशन मतलब सेंटेंस का टाइम रिड्यूस कर देना। और रेस्पाइट मतलब इसमें भी लेस सेंटेंस को अवॉइड करना, बट ये स्पेशल केस हो जाता है, जैसे कोई फिजिकली डिसेबल है या प्रेग्नेंट लेडी है। अब रिप्राइव में क्या है कि डिले कर देंगे पनिशमेंट को फॉर अ शॉर्ट टाइम, स्टेज लगा देंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें याद रखो कि जो भी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में पार्ट लेता है वही इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में लेता है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इनकी भी 5 साल होती है टेन्योर, और ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे।
और सिंस जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उन्हें हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं। इस वजह से अगर हमें कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है ना, तो उसकी रिजोल्यूशन राज्यसभा में ही स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा में नहीं हो सकती है, और इफेक्टिव मेजॉरिटी से हम रिमूव करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। टर्म कुछ फिक्स नहीं होता, एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। उन्हें हम बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग बोलते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, total number of minister including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए। shall not exceed 15% of the total strength of the लोक सभा। ये भी मिनिस्टर्स जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और उनके प्लेजर में ये रहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रेसिडेंट मार्क कर देते हैं, बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये वाइडर बॉडी है ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर्स। ओके, कैबिनेट क्या होता है? ये स्मॉलर बॉडी होती है 15 to 20 मिनिस्टर्स की। एंड किचन कैबिनेट और छोटी होती है, जिन्हें हम इनर कैबिनेट भी बोलते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड 2 to 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स। अब पार्लियामेंट की 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, और ये हिंदी नेम 1954 में दिए गए थे। अब राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 250। 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स है डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी के, और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 550, जिनमें से 530 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड 20 आर फ्रॉम द यूटीज। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसका मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगी कभी भी। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे। लोकसभा डिसॉल्व होती है, 5 years का टेन्योर होता है। अब ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इनके प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। एक स्पीकर होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा लोकसभा के लिए, और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा के लिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको इलेक्ट करेंगे फ्रॉम द मेंबर ऑफ लोकसभा इटसेल्फ। डेट ऑफ जो इलेक्शन होगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और जो स्पीकर होता है ना, जब भी हाउस में वोटिंग चल रही होती है तो वो पहले वोट नहीं कर सकते। हाँ, अब वो लास्ट में वोट तभी कर पाएंगे अगर टाई होता है, ठीक है। राज्यसभा, ये तो आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ऑटोमेटिकली ये जॉब दी जाती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के ना 2 स्पेशल पावर है। पहला कि मनी बिल है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड कर सकता है। दूसरा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस में प्रिसाइड करेगा। अब कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है, जैसे क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ये सब क्या होता है? सो जो पहला आवर होता है ना पार्लियामेंट की सीटिंग का, उसे हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इस टाइम पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन, इसको एक ऑरल आंसर चाहिए, और इसमें सप्लीमेंट्री हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ग्रीन कलर में प्रिंटेड होता है। अनस्टार्ट मतलब ये रिटर्न में आपको देना होगा, इसी वजह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, ये वाइट कलर में होता है। और शॉर्ट नोटिस, ये शॉर्ट नोटिस ऑफ लेस देन 10 days में दिया जाता है, और ये भी ऑरली देना होगा, ये लाइट पिंक कलर में होता है। और प्राइवेट मेंबर्स के येलो कलर में प्रिंटेड होते हैं। अब 0 आवर क्या होता है? 0 आवर को मेंशन करा नहीं गया है इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है। जो 0 आवर है ना, ये क्वेश्चन आवर के जस्ट इमीडिएटली बाद स्टार्ट हो जाता है एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे। सो द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा इज नोन एज 0 आवर। अब जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस, अभी जब कोई भी बिल डेडलॉक सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है, तब जॉइंट सीटिंग की प्रोविजंस होते हैं, और स्पीकर ही इसमें प्रिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और जॉइंट सीटिंग हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका आर्टिकल है 112।
सो बजट प्रेजेंट होता है 6 स्टेजेस में। प्रेजेंटेशन होती है बजट की, जनरल डिस्कशन चलता है उसके ऊपर, फिर कुछ डिपार्टमेंटल कमिटी उसको स्क्रूटिनी करती है, वोटिंग होती है ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड देन पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। इन डिटेल मैंने जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें इन डिटेल मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है कि हर एक स्टेप कैसे जाता है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ वी हैव बिल्स। 4 तरीके के इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं। फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ये कोई भी मैटर डिस्कस करेगा अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। मनी बिल, ये भी फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर होता है बट टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, ये फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं बट डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स। एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल होते हैं विच आर कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 तरीके के फंड है हमारे गवर्नमेंट के पास, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट के पास होता है विच इज द इमरजेंसी फंड, ओके। और कमिटीज भी हमारी 3 है। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये 1921 में सेटअप हुई थी और इसमें 22 मेंबर्स हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। एस्टिमेट्स कमेटी, ये 1950 में स्टैब्लिश हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथाई। इसमें 30 मेंबर्स हैं फ्रॉम लोकसभा ओनली, राज्यसभा के कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी जो है दैट वाज क्रिएटेड इन 1964 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। 22 मेंबर्स इसमें भी है, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ये एक बार पूछा गया था कि कौन सी कमेटी में रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा की नहीं है, सो दैट्स एस्टिमेट कमेटी। नेक्स्ट वी हैव सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, और ओथ भी प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्टर करता है। अब क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की? सिटीजन ऑफ इंडिया, और कोई भी इन तीनों में से एक चीज। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। 65 years तक उनका टेन्योर होता है, रिजाइन भी कर सकते हैं इफ ही वांट्स, और रिमूव करेंगे कौन? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पर 2 ही केसेस पर रिमूव कर सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब ये 52 से लेके मैंने सारे आर्टिकल लिख दिए हैं, आप देख लेना। पार्ट 6 में स्टेट्स आ जाता है, जैसे यूनियन के है ना, सेम स्टेट के है। यू रिप्लेस प्रेसिडेंट विद गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर, ओके। वाइस गवर्नर नहीं होता है स्टेट्स में, ओके। और गवर्नर क्या है, 1 से 2 स्टेट्स के भी हो सकते हैं। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में ऐसा बोला गया है। चीफ मिनिस्टर जो है उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द स्टेट। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है 22 दैट्स अ यूनी एंड 6 हैव बाय, मतलब 6 स्टेट्स है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। कौन से है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। दैट्स अ हिंट, तुम्बक, उससे याद कर लेना। सेम लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा से रिलेट कर लो, 5 years का टेन्योर होता है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल सेम विद राज्यसभा, परमानेंट बॉडी है, 1/3 मेंबर्स एवरी 2 years रिटायर करेंगे। 30 years से कम नहीं होनी चाहिए एज इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड 25 years से कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500, हाउएवर द मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60। बट कुछ स्टेट्स है जैसे अरुणाचल, सिक्किम, गोवा, उनकी मिनिमम है 30 बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, एंड मिजोरम की है 40 एंड नागालैंड की है 46। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ये तो परमानेंट बॉडी है, ठीक है, इनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। अब असेंबली की स्ट्रेंथ अगर सपोज किसी स्टेट में 300 है तो 1/3 स्ट्रेंथ मतलब 100, ओके। ये होनी चाहिए काउंसिल की, और मिनिमम फिक्स है किस में? 40 में। सो 40 से ज्यादा, 100 से कम, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट की। अब इसमें भी ना कैसे सिलेक्शन होता है? 1/3 member are elected by members of local bodies like municipalities, district boards। 1/12 graduates होते हैं, 1/12 teachers होते हैं of 3 years standing in the state, and 1/3 members of legislative assembly from amongst the person who are not of the members of the legislative assembly। और जो remaining है 1/6
that has been nominated by the governor who have special knowledge in case of literature, science, art, cooperative movement and social service. अब हाई कोर्ट जो है इनके जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. इनकी क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया और ही शुड हैव अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years और बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years. अब 62 years पर ही अटेन रिटायरमेंट. ओके. और रेजिग्नेशन सिंस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा. जजेस को और चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट करेंगे इन केस ऑफ स्टेट ऑल्सो. ये आर्टिकल्स मैंने दिए हैं, गो थ्रू इट. पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज आती है. ये इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 239 AA स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली. 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 इन्होंने एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था टू द यूटी ऑफ दिल्ली एंड रीडेजिग्नेटेड इट एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. और दिल्ली में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा. लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है दिल्ली में. 70 मेंबर्स की फिक्स स्ट्रेंथ है. तो जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल है दैट इज 10%. ओके. इसका मतलब 7 मेंबर्स. ठीक है. एक चीफ मिनिस्टर एंड 6 अदर मिनिस्टर्स. इनको भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट. अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो दिल्ली की असेंबली है ना वो सारे सब्जेक्ट्स में लॉ बनाती है एक्सेप्ट 3. और वो 3 कौन से हैं? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. इनमें नहीं बना सकती. नेक्स्ट वी हैव पार्ट 9 पंचायत. ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से बना है. बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था कि हमें पंचायत चाहिए और 3 टायर पर चाहिए. ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. राजस्थान पहला स्टेट था टू एस्टैब्लिश पंचायती राज. अब क्वालिफिकेशन क्या है? 21 years मिनिमम एज होती है पंचायत का मेंबर बनने के लिए और 5 years की होती है टेन्योर पंचायत की. और 1/3 सीट्स जो होती है विमेन के लिए रिजर्व होती है. नेक्स्ट वी हैव म्युनिसिपैलिटीज. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनी है. 1688 में पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी एट मद्रास. 3 तरीके की म्युनिसिपैलिटीज होती है. नगर पंचायत फ्रॉम एरिया ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरियाज. टेन्योर इनका भी 5 years है. 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन. 9B वी हैव द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से बनी है. 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं. आर्टिकल 19 में इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 43B DPSP हमने देखा था ना, ऐड हुआ है. और जो आर्टिकल्स है 243ZH से 243ZT तक है. एक चीज और बतानी है, जैसे आर्टिकल्स है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के 243ZH से ZT, पंचायत के है आर्टिकल 243 से 243O तक. ठीक है. और म्युनिसिपैलिटीज के आर्टिकल है 243O से लेके 243P से लेके, ओके P से नॉट O, P से लेके 243ZG तक. नाउ नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट्स. तो 3 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. यूनियन लिस्ट में प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट्स है. ओरिजिनली 97 थे जिस पे भी पार्लियामेंट अपने रूल्स बना सकती है, लॉज. अब स्टेट वाले में स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे रूल और लॉज बनाएंगी प्रेजेंटली 61 है, प्रीवियसली 66 थे. और कंकरेंट लिस्ट में जहाँ दोनों बना सकते हैं, ओरिजिनली ये 47 थे, अब 52 है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करा गया था फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट, जो थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. अब राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़कर आए हैं, इनको लीगल राइट बना दिया गया है. आर्टिकल 300A के बीच में 44 से ये डिलीट करा गया था. इलेक्शंस, सो ये आर्टिकल्स है इलेक्शन के. 324 में दिया गया है इलेक्शन कमीशनर से रिलेटेड. ठीक है. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं. सो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना वो ही इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, पार्लियामेंट्स के, स्टेट्स के भी.
बट सिर्फ और सिर्फ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। अब यहाँ पर 338 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दिया गया है 338 ए में, शेड्यूल ट्राइब्स का दिया गया है 338 बी में बैकवर्ड क्लासेस का, और 342 ए में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 14 थी, फिर अमेंडमेंट के बाद अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारी, विच आर असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। नाउ नेक्स्ट वी हैव द इमरजेंसी प्रोविजंस। 3 तरीके की इमरजेंसीज है, नेशनल, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, ठीक है। आर्टिकल 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी, 3 ग्राउंड्स पर लगती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। पहले ना इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था आर्म्ड रिबेलियन को, फिर बाद में 44 से चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को। 1 महीने के अंदर इसको अप्रूव होना पड़ता है बोथ हाउसेस में। और कब कब लगी है, 1962 इंडो सीनो वॉर, 1971 एंड 1975 इंडिया पाक वार। 356 और कुछ पार्ट 365 में भी है प्रेसिडेंट के रूल का। जब भी कोई स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता तो वहाँ प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, विद इन 2 मंथ्स इसको अप्रूव होना पड़ता है। एंड फाइनेंशियल, जब भी फाइनेंस अच्छे ना हो किसी कंट्री के तब लगता है, बट इंडिया में अभी नहीं लगा है। अगर लगे तो 2 मंथ्स के अंदर अप्रूव होना पड़ेगा। अब हमारे हैं अमेंडमेंट्स, तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिस्ट के फॉर्म में लिख दिए हैं, आप प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। बस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ही लिखे हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फिर डायरेक्ट 7th आ गया, फिर 10th आ गया, तो आप प्लीज़ ये सारा कुछ पढ़ लेना, बिकॉज ये अमेंडमेंट्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आए थे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44th में भी काफ़ी चीज़ें हुई है, जैसे मैंने आपको बोला इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया था बाय आर्म्ड रिबेलियन, फिर राइट टू प्रॉपर्टी वाला केस भी इसमें हुआ था। 61 अमेंडमेंट से वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी, ओके। 86 हमने पढ़ा था ना, एडुकेशन से रिलेटेड है, 21 आर्टिकल ए, नई फंडामेंटल ड्यूटी 51 ए। 89th मतलब बाइफर्केटेड कंबाइन, पहले ना एससी और एसटी के लिए एक ही होती थी कमीशन, ठीक है, तो 89 से 2 कर दी गई थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और ये 15% वाला हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रेंथ 15% से ज़्यादा नहीं होगी लोकसभा की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी, वो 91st अमेंडमेंट से आया था। अभी लास्ट अमेंडमेंट कौन सा है, 106, 1/3 सीट्स रिजर्व है इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेचर फॉर विमेंस। एंड नेक्स्ट वी हैव स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सम स्टेट्स। ये तो एज इट इज आर्टिकल्स के साथ अब वो याद होने चाहिए कि कौन से स्टेट का किस आर्टिकल में प्रोविजन है। 371 में है स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, 71 ए में है नागालैंड, 371 बी में है असम, 371 सी में है मणिपुर, डी में है आंध्र प्रदेश और ई में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, 371 एफ में है सिक्किम का, जी में है मिजोरम का, एच में है अरुणाचल का, आई में है गोवा का और जे में है कर्नाटका का। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद होने चाहिए। सो विद दिस आई कंप्लीट पॉलिटी फॉर एफकेट 1 2026। मैंने स्केड्यूल, पार्ट्स, अमेंडमेंट्स, प्रोविजंस सब कुछ आपको बता दिया है। पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। बाकी अगर आपको पॉलिटी इन डेप्थ पढ़नी है तो एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी है चैनल में पॉलिटी से रिलेटेड, जहाँ पर मैंने इन डेप्थ बिल्स, बजट, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स कितने होते हैं वो सब पढ़ा रखा है, आप प्लीज़ देख लेना इफ़ यू वांट। विद दिस आई एंड दिस क्लास, हैव अ गुड डे, बाय।